हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राहुल भारद्वाज बगरू कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी से निवेदन है कि कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल को बेल आइकन का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और अन्य विषयों से वीडियो प्रतियोगी परीक्षाओं की जो अन्य विषय की वीडियो है वह जल्द से जल्द आप देख सकें। आज अपन एक नया विषय जो महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतिशोध अधिनियम 2013 इसको पढ़ेंगे, इसको देखेंगे किस प्रकार से ये एक्ट आया, किस प्रकार से इसे लागू किया, किस प्रकार से इसे लागू करके और वर्तमान में इसमें कौन कौन से ऐसे चीजें जोड़ी गई है या कौन कौन से ऐसा है कार्यस्थल पर कि क्या क्या प्रावधान है, तो अपन इसे पढ़ेंगे। सबसे पहले तो अपन देखेंगे महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न किस अनुसार होता है, अपन पहले देखेंगे। ये देखिए, सबसे पहले तो एक्ट अपन देखेंगे महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतिशोध अधिनियम 2013। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये जो आया है ये अधिनियम 2013 में आया है। 2013 में पार्लियामेंट जो संसद है उन्होंने इस बिल का अनुमोदन कर इसे पास किया और राजपत्र पर 22 अप्रैल 2013 को प्रकाशित किया। और 22 अप्रैल 2013 कब किया? अप्रैल 2013 को इसको राजपत्र पर प्रकाशित किया। प्रकाशित करने के बाद फ्रेंड्स इसको लागू किया। लागू कब किया? जस्ट 1 डे बाद इसको लागू कर दिया। 23 अप्रैल 2013 को इसको लागू कर दिया गया। अब लागू करने इस एक्ट का लाने का क्या कारण था? सबसे पहले तो अपन इस एक्ट के उस पे तह पे जाएंगे कि इस एक्ट को किस अनुसार लाए, इस एक्ट को लाने का कारण क्या था, इस एक्ट को कैसे लाए और इस एक्ट का, तो इसमें अपन सबसे पहले अपन जाएंगे 1992 में। इस एक्ट को लाने का कारण क्या रहा, तो मैं आपको बताऊंगा 1992 में इस एक्ट को लाने का कारण। इस एक्ट को लाने का सबसे बड़ा कारण था राजस्थान से ही एक ऐसी चिंगारी उत्पन्न हुई जिससे उस चिंगारी ने विस्फोट हुआ। जब वो चिंगारी लगी तो इतना बड़ा विस्फोट हुआ कि इस एक्ट को लाने का कारण बन गया था। वो कैसे, अब अपन पढ़ेंगे। राजस्थान में एक महिला थी, भौरी नाम की महिला। जयपुर के पास एक भटनेरी ग्राम था। भटनेरी ग्राम की एक महिला थी भौरी। वह सामाजिक कार्यकर्ता थी। उसके द्वारा जो भी कोई बाल विवाह किया जाता था या बालकों या महिलाओं के विरुद्ध कोई अपराध किया जाता था तो वह उसके लिए लड़ती थी। वह उसके लिए हमेशा अपने गांव में आस पड़ोस में अगर कोई ऐसा अपराध हो रहा है तो उसके लिए डट के उसका सामना करती थी। ऐसा नहीं था कि उसको ऐसा देख के बंद कर दे, वो उसका सामना करती थी। इस जो ये कार्य करती थी, इस कार्य से उस गांव के और आसपास के गांव के कई ऐसे लोग थे जिन्हें ये लगा कि ये महिला, कोई जमींदार वर्ग थे, कई अन्य वर्ग थे, उनके द्वारा या कोई गांव के बड़े जो लोग थे उनके द्वारा ऐसा लगा कि नहीं, ये महिला बहुत ज्यादा जो कुछ भी कर रही है, किसी भी कोई भी काम करते हैं, कोई विवाह करते हैं, बाल विवाह करते हैं, उसको रोकती है, पुलिस को शिकायत कर देती है या कुछ भी। तो उस महिला को वहां के जो जमींदार थे, जो उच्च वर्ग के लोग थे, उन्होंने उस महिला का 1992 में रेप कर दिया और रेप करके उसको जलील किया। तब उस महिला ने एफआईआर कराई। एफआईआर कराने के बाद जब एफआईआर हुई, एफआईआर होने के बाद किसी प्रकार से कोई रिजल्ट नहीं आया, कोई किसी प्रकार से, क्योंकि किसी प्रकार उसके पास कोई गवाह नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था, पर वो फिर भी महिला ने हार नहीं मानी। और हार नहीं मानने पर उस महिला का जयपुर की एक एनजीओ है, विशाखा नाम की एनजीओ से उस महिला का मिलना हुआ और उस महिला ने अपनी सारी आपबीती उस विशाखा नाम की एनजीओ को बताई। और विशाखा नाम की जो एनजीओ के जो व्यक्ति थे उन्होंने यह तय किया कि अगर इस तरह से, ये जरूरी नहीं है कि यहीं की घटना है, ये राजस्थान भर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान भर में कई ऐसी महिलाएं हैं
कई ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ अपराध घटित हो रहा है, जिनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है, इस तरह की आपराधिक क्रियाएं उनके साथ की जा रही है कि क्यों ना इसके लिए एक ऐसा मजबूत एक्ट लाया जाए, एक मजबूत अधिनियम लाया जाए। तो उन्होंने इस मामले को लेके सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल जनहित याचिका पीआईएल दायर की, जनहित याचिका दायर की। और जब जनहित याचिका दायर की, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई होने के बाद उस महिला के जितने भी कंटेम्प्ट थे, जो उस महिला के साथ आबूती हुई या अन्य कोई के साथ हुई, तो सारी एनजीओ और अन्य कोई जो संगठन थे, उन सब ने विशाखा नाम की एनजीओ के साथ मिलकर इसमें एक पीआईएल दायर की। पीआईएल दायर करने पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। उस ऐतिहासिक निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस तैयार की और वो गाइडलाइंस तैयार करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको ऑल ऑफ इंडिया में एक एक्ट बना के इस गाइडलाइंस के अनुसार उसको चलना चाहिए, जिससे जो कोई महिलाएं हैं जिनके विरुद्ध कोई कार्य हो रहा है, जो कोई कामकाजी महिला है, जिस कार्यस्थल पर किसी महिला के साथ भी अगर कोई लैंगिक उत्पीड़न हो रहा है, तो उस महिला के खिलाफ, वो महिला जो भी कोई उसके साथ लैंगिक उत्पीड़न कर रहा है, उसके विरुद्ध कार्य किया जाए और उसके विरुद्ध दंड दिया जाए। तो इसके लिए एक एक्ट बना, जो एक्ट बना महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतिशोध अधिनियम 2013, ये एक्ट बना। अब अपन देखते हैं, राजस्थान के जयपुर में के निकट भटनेरी गांव में भंवरी देवी नाम की महिला, क्या नाम था इसका? भंवरी देवी। भंवरी देवी नाम की महिला का 1992 में बलात्कार किया गया। और बलात्कार जब हुआ तो इसके खिलाफ इस महिला ने मुकदमा दर्ज कराया, केस दर्ज हुआ। केस दर्ज होने पर कोई बड़ा कुछ भी नहीं हो पाया। तो तब ये विशाखा नाम की एक एनजीओ से मिली, तो एनजीओ ने एक परिवाद दायर, जो एक पीआईएल दायर की। पीआईएल का विशाखा व अन्य वर्सेस राजस्थान सरकार की पीआईएल दायर की और इस पीआईएल को सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया। सुप्रीम कोर्ट इंडिया का सर्वोच्च न्यायालय में इसको दायर की गई और इस पीआईएल को एक्सेप्ट करके एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। निर्णय कब आया? अगस्त 1947 को इसका निर्णय आया और निर्णय में कहा गया कि विशाखा गाइडलाइंस के अनुसार, कुछ गाइडलाइन तय की कि उस गाइडलाइन के अनुसार ही इस एक्ट को बनाया जाए और एक्ट में प्रावधान दिए जाए। और फिर इस एक्ट में प्रावधान दिया। तो अब अपन एक्ट को पढ़ेंगे, एक्ट को विस्तार से पढ़ेंगे। अब जैसे मैंने बताया कि एक्ट 22 अप्रैल 2013 को राजपत्र द्वारा प्रकाशित किया गया। प्रकाशित करने के बाद जब इस एक्ट को, जैसे अपन देखेंगे कार्यस्थल पर, ये देखिए कार्यस्थल पर किस प्रकार से कोई भी व्यक्ति कार्यस्थल पर किसी महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार, कोई लैंगिक उत्पीड़न जैसा कोई क्रिया कर रहा है, कोई लैंगिक उत्पीड़न जैसा कोई भी किसी प्रकार से कोई कार्य कर रहा है, या उसको व्यथित कोई भी महिला है, उसको छेड़छाड़ या किसी भी प्रकार से उसे परेशान करने का कार्य कर रहा है, तो महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिशोध अधिनियम 2013 के तहत कार्रवाई होगी। अब इसमें जब विशाखा गाइडलाइंस आई, तो विशाखा गाइडलाइंस में तय किया कि विशाखा गाइडलाइंस में बताया कि कैसे कैसे, तो विशाखा गाइडलाइंस में बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो अपना संविधान है, संविधान का आर्टिकल 14, 15 कह रहा है समानता का अधिकार, तो सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। और आर्टिकल 21 जो कह रहा है, आर्टिकल 21 कह रहा है गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने का अधिकार, तो सबको, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसको सबको गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने का अधिकार है। तो इन सभी आर्टिकल्स को देखते हुए, अनुच्छेदों को देखते हुए एक एक्ट लाया गया, जो ये एक्ट लाया गया महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतिशोध अधिनियम 2013, ये एक्ट लाया गया। इस एक्ट को अपन पढ़ेंगे विस्तार से। अब इस एक्ट की क्या कह रहा है, इस एक्ट का अध्याय, इस एक्ट में कुल अध्याय कितने हैं? 8, कुल अध्याय 8 अध्याय हैं इस एक्ट में। और धाराएं कितनी है? 30 धाराएं हैं इस एक्ट में।
और लागू कब हुआ, मैंने अभी आपको बता दिया था 22 अप्रैल को इसको प्रकाशित किया और 23 अप्रैल 2013 को इसको लागू कर दिया गया। और लागू कहां किया गया, इसका जो विस्तार किया गया वो संपूर्ण भारत में किया गया था। उस वक्त सिर्फ एक अपवाद था, मैंने हमेशा आपको एक्ट जब बताया, मैंने बताया था एक अपवाद JNK जम्मू एंड कश्मीर उस वक्त अपवाद हुआ करता था, पर 31 अक्टूबर 2019 से इस अपवाद को खत्म कर दिया गया। अब संपूर्ण भारतवर्ष में यह एक्ट लागू कर दिया गया है। अब अपन पढ़ेंगे भारत का राजपत्र भाग 2, राजपत्र का भाग 2 अनुभाग 1, भाग 2 और अनुभाग 1 में 22 अप्रैल 2013 को प्रकाशित किया गया। यह एक्ट प्रकाशित किया गया। जब इस एक्ट को अपन सबसे पहले देखेंगे कि एक्ट बनता कैसे है, एक्ट को लाने कैसे एक्ट तैयार होता है। एक्ट तो कोई भी एक्ट तैयार होगा उसके लिए अपन अभी चर्चा करेंगे कि एक्ट को भी कैसे लाया जाता है। पहले संसद के अंदर, संसद का राज्यसभा, लोकसभा और उसके बाद राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने के बाद वह अधिनियम बनता है। जब तक वो वहां से पास नहीं होगा तब तक वो अध्यादेश ही रहेगा, अधिनियम नहीं बनेगा, बिल ही रहेगा। तब जब वो वहां से राष्ट्रपति का उस पे सिग्नेचर होते हैं उसके बाद ही वह अधिनियम बनता है। तो 2000 जब राष्ट्रपति के सिग्नेचर 22 अप्रैल 2013 को कंप्लीट हो गया और उसको प्रकाशित कर दिया गया था, तब 23 अप्रैल 2013 को इसको लागू किया गया और एक अधिनियम बना। अधिनियम बनने के बाद क्या है, भारतीय संविधान में महिलाओं व पुरुष को समान अधिकार प्रदान, मैंने अभी बताया था 14 और 15 में समानता का अधिकार दिया गया है। 14 और 15 बिल्कुल स्पेसिफिक कह रहा है, 14 में समान अधिकार और 15 में किसी भी तरह जन्म, जाति, लिंग किसी भी प्रकार से कोई भेद नहीं किया जाएगा। तो कोई लिंग का मतलब है कोई महिला और पुरुष किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समानता का अधिकार दिया गया है ना। ये कह रहा है अनुच्छेद 14 व 15। और अनुच्छेद 14-15 के बाद अपन देखेंगे अनुभाग 21 में, अनुभाग 21 अनुच्छेद और इसमें भी अनुभाग बताया। और अनुच्छेद 21 स्पष्ट तौर पे कह रहा है गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने का अधिकार। कोई भी व्यक्ति है उसको गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने का अधिकार है। तो कोई भी व्यक्ति है उसको गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने का अधिकार है। सॉरी। फिर चौथा कह रहा है व्यापार, व्यवसाय व कारोबार करने का अधिकार। कोई भी पुरुष है, चाहे महिला है, चाहे कोई भी है, उन दोनों को, महिला, पुरुष, अन्य कोई व्यक्ति है, उनको सभी को अपना व्यापार, कारोबार करने का स्वतंत्र तौर पर अधिकार है। उनका ये नहीं है ये पुरुष है ये महिला है, उन दोनों को समानता का अधिकार दिया गया है। तो ये एक्ट भी यही कह रहा है कि सभी को समानता का अधिकार, किसी भी प्रकार से किसी महिला के साथ कोई लैंगिक उत्पीड़न नहीं, किसी भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव जैसा नहीं। जैसे अपन कोई कार्य कर रहे हैं, कोई कार्य में किसी भी कार्यस्थल पर ऐसा ना हो कि किसी महिला या किसी पुरुष के साथ कोई भेदभाव हो, सबके समानता के तौर पर उसको समानता से देखा जाएगा, ये एक्ट कह रहा है। सुरक्षित, ये देखो, कारोबार करने में अधिकार व लैंगिक उत्पीड़न से मुक्त सुरक्षित वातावरण का अधिकार है सभी को, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सभी को, दोनों को। इसमें कोई भी कहीं भी कार्यस्थल है वहां पर लैंगिक उत्पीड़न से ऐसा वातावरण नहीं होना चाहिए जहां से उसे कोई छेड़छाड़ करे, उसे कोई देखे या उसे कोई फबतिया कसे। जैसे अपन अभी पढ़ेंगे परिभाषा में, परिभाषाएं जो इसकी बताई गई है, परिभाषा स्पेसिफिक यही बताया गया, किसी भी महिला को कोई अश्लील साहित्य दिखाना या किसी महिला को कोई फबतिया कसना, किसी महिला का कोई पीछा करना, उसके कार्य में भेदभाव करना, ये सभी लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा में आते हैं, है ना। अब अपन धारा 1 स्टार्ट करते हैं। धारा 1 कह रही है संक्षिप्त नाम और विस्तार। हमेशा कोई भी एक्ट आएगा उसकी फर्स्ट धारा यही कहती है संक्षिप्त नाम और विस्तार। सेम इस एक्ट की धारा भी यही कह रही है संक्षिप्त नाम और विस्तार और प्रारंभ। तो इसका संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ क्या है? इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मैंने अभी आपको बताया था, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिशोध अधिनियम 2013 है। तो ये देखिए, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिशोधन एवं प्रतिशोधन अधिनियम 2013 है ना। प्रतिशोधन मतलब प्रतिशोधन, ये सेम मैं आपको बता दूं, किसी भी महिला को कोई भी अगर कोई
मान लो कोई इनकम है तो इनकम भी बराबर दिया जाएगा, उसके प्रति भी किसी प्रकार का उसका शोषण नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं किया जाएगा कि उसे कम इनकम है इसे ज्यादा है ना, सबको बराबर तौर पे इनकम दी जाएगी। बराबर कार्य, जो कार्य पुरुष कर रहा है वही महिला कर रही है, सेम कार्य के लिए सेम वेतन, वो जो चीज है वो भी इस एक्ट में बताई गई है। अब इस एक्ट में कहलाएगा, इसके बाद क्या कह रहा है, इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है। मैंने अभी आपको बताया था, पहले एक अपवाद था J&K, जम्मू एंड कश्मीर अपवाद था, पर जब से 31 अक्टूबर 2013 से ये अपवाद खत्म हो चुका है। अब संपूर्ण भारतवर्ष में पूरे जो भी एक्ट है, संपूर्ण एक्ट पूरे भारतवर्ष में लागू कर दिए गए हैं। इसी प्रकार से ये एक्ट भी लागू कर दिया गया है। अब दोस्तों अपन आगे पढ़ेंगे, इसकी नेक्स्ट धारा, यह उस तारीख को लागू होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। तो राज्य सरकार ने केंद्रीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, भी अपन ने पढ़ा था कि राजपत्र में कब किया था, 22 अप्रैल 2013 को इसको प्रकाशित कर दिया था, जब से ये प्रारंभ हुआ, और 23 अप्रैल 2013 से इसको लागू कर दिया गया, तो ये तब से लागू भी हो गया। इसके बाद इसकी परिभाषाएं, अब परिभाषाएं मैं आपको बता दूं परिभाषाएं क्या क्या होगी। मैंने कल भी आपको, जो नेक्स्ट पहले वाला अपना एक्ट था, उस एक्ट में भी मैंने आपको बताया था कि परिभाषा, जो भी कोई एक्ट आएगा फ्रेंड्स, उस एक्ट में स्पेसिफिक तौर पे फर्स्ट तो उसकी जो धारा होगी वो संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ होगा, और सेकंड उसका परिभाषा। परिभाषा मतलब एक्ट स्टार्ट होते के साथ ही एक्ट में क्या क्या दिया गया है, क्या क्या समझाया गया, उनको परिभाषा के तौर पर अपन को बताया जाएगा कि ये है। तो परिभाषाएं, अब इसमें परिभाषाएं 4 परिभाषाएं हैं जो परिभाषा अपन पढ़ेंगे। पहला है व्यथित महिला। व्यथित महिला किसे कहा गया है दोस्तों? व्यथित महिला उसे कहा गया है जो कोई महिला किसी कार्यस्थल पर कार्य करते हुए किसी व्यथित महिला के साथ कोई प्रत्यर्थी, मतलब किसी पुरुष के द्वारा कोई लैंगिक उत्पीड़न, कोई लैंगिक टिप्पणी, कोई साहित्य दिखाना, उसके साथ छेड़छाड़ करना, उसके साथ कोई भेदभाव करता है, ऐसा कोई भी कार्य करता है, तो जिस भी महिला के साथ जो कार्य होगा वह व्यथित महिला कहलाएगी। तो स्पेसिफिक तौर पर किसी महिला के साथ कोई भी कार्य, कोई भी घटना लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित घटित होती है, या भेदभाव, या कैसी भी उसके साथ ऐसी उसके विरुद्ध कोई आपराधिक कोई घटना है, तो वह उसकी लैंगिक उत्पीड़न की श्रेणी में आएगी और उस महिला को व्यथित महिला कहा जाएगा। अब अपन इसकी परिभाषा स्पेसिफिक पढ़ लेते हैं। व्यथित महिला किसी कार्यस्थल के संबंध में किसी भी आयु, एनीवे आयु, कोई भी आयु हो, कोई भी आयु, किसी भी आयु की महिला है ना, कोई भी महिला चाहे नियोजित हो या नहीं, जो प्रत्यर्थी द्वारा लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य के अधीन रहने का अभिकथन करती है। मतलब अभिकथन करती है, इसका स्पेसिफिक कह रहा है कि कोई भी महिला है, अगर वो कोई ऐसा अभिकथन करती है कि वो किसी कार्यस्थल पर प्रत्यर्थी के साथ कोई कार्य कर रही है, तो उसे बताया जाएगा कि वो महिला वहां पे उसका कार्य कर रही है। और नियोजित, एक वर्ड यहाँ पे आया है नियोजित, ये नियोजित वर्ड का मतलब है कोई भी ऐसा व्यक्ति, चाहे से वो उस कोई भी जो कार्यस्थल है वहां का ऑनर ही क्यों ना हो, वहां का अधिकारी ही क्यों ना हो, वो भी नियोजित की श्रेणी में आता है, उसको भी नियोजित बताया गया। तो कोई चाहे वो नियोजित ही क्यों ना हो, उसके द्वारा भी किसी प्रकार से कोई भेदभाव या कोई उत्पीड़न किया जाता है, कोई भी लैंगिक उत्पीड़न जैसा कोई कार्य किया जाता है ना, कोई लैंगिक उत्पीड़न जैसा कोई कार्य किया जाता है, तो उसका कोई महिला अभिकथन करती है, उसको कहती है, अभिकथन मतलब वो बताती है कि मैं वहां कार्य कर रही हूं। तो सेकंड है किसी निवास घर के संबंध में, जहां कोई निवास है, जहां कोई घर है, वहां पे कोई जैसे कोई झाड़ू पोछे करने वाली है, या कोई निवास स्थल में साफ वाफ करने वाली है, कोई घर है, कोई संस्था है, कोई विभाग है, उसमें कोई महिला कार्य कर रही है, वहां अगर कोई महिला बताती है कि मेरे साथ ऐसा कोई कार्य हुआ है, जैसे मैं अभी बताऊंगा लैंगिक उत्पीड़न का जो अपराध है कि ऐसा कोई कार्य हुआ है, तो उसको, उस महिला को व्यथित महिला कहा जाएगा। व्यथित मतलब अपन कहते हैं ना कितनी व्यथित हो रहा है यार, आप कितने व्यथित हो, मतलब बहुत दुखी, मतलब उसको परेशान करना, उसके विरुद्ध कोई अपराध करना, उसके खिलाफ कोई अपराध की साजिश करना किसी प्रत्यर्थी, किसी पुरुष के द्वारा, तो उसे व्यथित महिला कहा जाएगा। किसी भी निवास घर के संबंध में किसी भी आयु, कोई भी आयु
कि ऐसी महिला निवास गृह में नियोजित है या किसी सरकार विभाग, किसी सरकार का कोई विभाग है, कोई संगठन है, मैंने बताया था, कोई संस्था है, कोई कार्यालय है या स्थानीय प्राधिकार का कोई भी प्रधान कर्मचारी अधिकारी जो कोई नियंत्रण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को घरेलू कर्मकार का नियोजन से फायदा प्राप्त करता है। कोई भी महिला जो कहीं वहां कार्य कर रही है किसी भी घर पे, उसका किसी प्रकार से कोई फायदा प्राप्त करता है। मान लीजिए कोई गरीब महिला है, वो अपने घर कोई काम से आ रही है और उसका अपन कोई फायदा प्राप्त करते हैं, उसके साथ कोई लैंगिक उत्पीड़न करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वो महिला का इस एक्ट के तहत गवर्न किया जाएगा, इस एक्ट के तहत उसे माना जाएगा, उसके विरुद्ध इस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इस एक्ट के तहत वो महिला उसके लिए, उसके कार्रवाई के लिए एक, अपन अभी धारा 4 जो पढ़ेंगे, धारा 3 में तो स्पेसिफिक लिखा हुआ है लैंगिक उत्पीड़न का निवारण, और धारा 4 कह रहा है दो समितियां हुई, उन समितियों को शिकायत कर सकती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा कार्य हुआ है। तो ये अपन ने अभी पढ़ा व्यथित महिला। व्यथित महिला के बाद प्रत्यर्थी। प्रत्यर्थी किसे बताया? प्रत्यर्थी उसे बताया कोई भी ऐसा पुरुष जो कोई महिला धारा 9 के तहत परिवाद करती है, जिसके विरुद्ध वह परिवाद करेगी, उसको प्रत्यर्थी कहा जाएगा। जिस भी व्यक्ति के विरुद्ध वो इस प्रकार का परिवाद करेगी उसे प्रत्यर्थी की श्रेणी में रखा जाएगा। जो भी कोई पुरुष किसी महिला को छेड़ता है या उसके साथ छेड़खानी करता है, लैंगिक उत्पीड़न करता है, कोई भी ऐसा कार्य करता है कार्यस्थल पर जिससे उसको भेदभाव हो, तो उसको प्रत्यर्थी की श्रेणी में रखा जाएगा। जैसे प्रत्यर्थी, और सेकंड इसका अगर बताएं तो अपराधी। कोई अपराधी होता है, अपराधी भी इसे बताया। अब इसको अपन पढ़ते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध व्यथित महिला ने, मैंने अभी बताया था, व्यथित महिला ने धारा 9 में परिवाद दर्ज कराया है, कोई भी परिवाद दर्ज कराया, कोई व्यथित महिला कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के घटना की तारीख से 3 माह की अवधि के भीतर। अब इसको एक बार, कोई भी महिला के साथ कोई भी अपराध घटित होता है, कोई लैंगिक उत्पीड़न जैसा कोई कार्य होता है, तो उस महिला को जब वो कार्य घटित हुआ है, उस कार्य घटित के 3 माह के अंदर उसको उस जो भी कोई घटना हुई है उसकी शिकायत करनी पड़ेगी। या फिर कोई श्रृंखलाबद्ध कोई घटना हो रही है, बार बार घटना हो रही है, तो जो लास्ट कोई घटना हुई है, लास्ट कोई भी उत्पीड़न जैसे कोई कार्य हुआ है, लास्ट कोई छेड़छाड़ हुई है, लास्ट कोई भेदभावपूर्ण नीति अपनाई गई है, जो भी लास्ट डे होगा, उस लास्ट डे से उसको 90 दिन की गिना जाएगा और उस 90 दिन के दरमियान उस महिला को उसके विरुद्ध धारा 9, जो इस धारा 9 के तहत परिवाद दर्ज कराना पड़ेगा। जो परिवाद जिसके विरुद्ध दर्ज होगा उसे प्रत्यर्थी कहा गया है, बिल्कुल स्पेसिफिक उसे प्रत्यर्थी कहा गया है। ये अपन ने पढ़ा है अभी, तारीख से 3 माह की अवधि के भीतर या कोई श्रृंखलाबद्ध या बार बार घटनाओं की दशा में अंतिम घटना की तारीख से 3 माह, जो भी कोई अंतिम घटना होगी उसकी तारीख से इस अवधि में लिखित परिवाद, कोई भी जो महिला देगी वो लिखित परिवाद देगी, और आंतरिक और स्थानीय समिति को जो भी गठित की गई हो उसके समक्ष परिवाद करेगा। 2 समितियां भी मैं समझाऊंगा कौन कौन सी 2 समितियां होगी, कहां कहां उस समिति का गठन किया जाएगा, कहां कहां उस समिति का गठन करना अति आवश्यक है। और समिति का गठन किसके आधार पे? विशाखा गाइडलाइंस के आधार पे, जो सुप्रीम कोर्ट ने 1947 में गाइडलाइंस तय की थी, उस गाइडलाइंस के अनुसार ही 2 समितियों का गठन करने के लिए बताया गया है। अब अपन तीसरा जो पढ़ेंगे परिभाषा, लैंगिक उत्पीड़न। वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है लैंगिक उत्पीड़न। लैंगिक उत्पीड़न किसे कहा गया है? किसी महिला का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न करना या उस महिला के साथ भेदभावपूर्ण नीति अपनाना, उस महिला को अश्लील कोई साहित्य दिखाना, उस महिला के साथ फबत्तियां कस के बात करना। जैसा कोई मान लीजिए कोई वर्क प्लेस पे मान ले कोई महिला काम कर रही है। अब उस महिला की हो सकता है काम करने की स्पीड थोड़ी धीमी हो या कैसी भी हो, तो उस महिला को अपन ऐसा कह के तो कामचोर महिला है, या कैसी भी कोई फबत्तियां कसना, या उसको इस टाइप से कहना कि ये तो कोई काम नहीं करती है, कैसा भी कोई उसे उत्पीड़ित किया, जो उसको
मतलब कैसी भी जो भी अपन उसे कहेंगे, कहने पे उसको ऐसा गलत व्यवहार के साथ उसे कहा जाना या उसके साथ कोई भेदभावपूर्ण नीति अपनाना, तो उसे लैंगिक उत्पीड़न की श्रेणी में रखा गया है। अपन पढ़ेंगे लैंगिक उत्पीड़न। लैंगिक उत्पीड़न की जो परिभाषा है, लैंगिक उत्पीड़न से अर्थ है कि ऐसा कोई भी निंदनीय लैंगिक व्यवहार से तात्पर्य है कोई भी निंदनीय कार्य है, जो कोई ऐसा कार्य जो इस भारतीय समाज में निंदनीय कार्य की श्रेणी में रखा गया, वो कोई निंदनीय कार्य है। तो अपन देखेंगे कौन कौन से ये देखिए, शारीरिक संपर्क और फायदा उठाना। कोई महिला है, उसका शारीरिक संपर्क करना, उसके कोई फायदा उठाना, मान ले डेली मिल रही है, उसके साथ कोई उसको टच करने की उसे कोशिश करना, या ऐसा कोई शारीरिक संबंध बनाने के लिए कोशिश करना, उसका फायदा उठाना। सेकंड कह रहा है, पहला शारीरिक संपर्क बनाना। सेकंड कह रहा है लैंगिक पक्षपात की मांग या अनुरोध करना। कोई भी है, उसको लैंगिक पक्षपात की मांग या अनुरोध करना। मान लीजिए कोई महिला है, उसे स्पेसिफिक कहता है कि तू तो महिला है, ऐसा कार्य नहीं कर सकते, मैं ही ऐसा कार्य कर सकता हूं क्योंकि मैं पुरुष हूं। तो किसी प्रकार से कोई लैंगिक पक्षपात, पुरुष महिला का कोई पक्षपात नहीं करेगा। फिर उसके अलावा लैंगिक अर्थ वाली टिप्पणियां करना। कोई भी ऐसी टिप्पणियां करना लैंगिक अर्थ वाली, मान लीजिए कोई भी किसी भी प्रकार की कोई ऐसा करना, उसको भाई तू तो कामचोर है, तू क्या काम करेगी, तू ऊपर सीढ़ियां नहीं चढ़ पाएगी, या इस तरह से कोई भी ऐसी कोई लैंगिक कोई टिप्पणियां करना, वो भी लैंगिक उत्पीड़न की है। या कोई अश्लील साहित्य दिखाना, कोई अश्लील साहित्य, कोई ऐसी कोई मैगजीन कोई आके लाके रख दिया वर्क प्लेस पे, और कोई महिला है उसके ऑफिस में जाके रख दी, तो कोई ऐसा साहित्य दिखाने की कोशिश करना या कुछ भी। और पांचवा कह रहा है लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य निंदनीय शारीरिक, शाब्दिक या गैर शाब्दिक आचरण करना। कोई इशारों में ऐसा कोई करना, उसको घूर-घूर से देखना, उसे कोई गंदी नजर से देखना, ऐसा कोई शाब्दिक या अशाब्दिक कोई कार्य करना जिससे ऐसा लग रहा है कि वो उसके साथ लैंगिक उत्पीड़न जैसा कोई कार्य कर रहा है, तो इसको, इन चार पांचों जो अपन ने भी पढ़ा, इनको लैंगिक उत्पीड़न की श्रेणी में रखा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट परिभाषा है वो है कार्यस्थल। कार्यस्थल जो अपन देखेंगे, कार्यस्थल अपने को बताया, कार्यस्थल उसे बताया कोई भी संस्था, कोई संगठन, कोई विभाग, कोई सरकारी कोई भी कार्यालय जहां पे कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, उसको कार्यस्थल की श्रेणी में रखा गया है। जैसा कोई अपन अभी देखेंगे, ये देखिए कार्यस्थल से तात्पर्य ऐसा कोई विभाग, संगठन, संस्था, कार्यालय, शाखा, यूनिट जो समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकरण, या तो सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या कोई सरकारी कंपनी या निगम या सहकारी सोसाइटी के द्वारा, कोई भी सरकारी निगम, सरकारी सोसाइटी प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से नियोजक के नियंत्रण या निधियों द्वारा, वित्त द्वारा पोषित की जाती है। मतलब कोई भी ऐसी है जो नियोजित, मतलब किसी व्यक्ति, किसी अधिकारी द्वारा वहां पे उसको पोषित, उसे निधियां, मतलब उसे पैसा दिया जाता है। जैसे कि निधियों द्वारा पोषित अपन देखेंगे कोई यूनिवर्सिटियां होती है। यूनिवर्सिटी क्या होती है? एक यूनिवर्सिटी हो गई, कोई स्कूल्स हो गए, कोई कॉलेजेस हो गए, कोई सरकारी विभाग हो गए, वहां सबके नियोजित कौन है? जैसे सरकारी स्कूल है तो उसका प्रिंसिपल उसका नियोजित है। या कोई कार्यालय है, जैसे मान लीजिए कोई पुलिस विभाग है, पुलिस विभाग में जिले का नियोजित कौन होगा? पुलिस अधीक्षक होगा। इसी प्रकार से कोई कोचिंग सेंटर है तो कोचिंग सेंटर का जो मालिक है, जो वहां का प्रबंधक है, वो उसका नियोजित होगा। तो इस प्रकार से बताया कार्यस्थल। कार्यस्थल को कोई संस्था, जैसे अभी अपने पढ़ा, कोई संस्था या कोई कार्यालय, कोई संगठन, कोई सोसाइटी, उसे कार्यस्थल बताया गया। अब अपन पढ़ेंगे दोस्तों धारा 3। धारा 3 वेरी इंपॉर्टेंट धारा है, इसको पढ़ना है, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये जो एक्ट है, ये एक्ट जितने भी वर्कर्स हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट है। उनके लिए हो सकता है उनके साथ कोई ऐसा घटना घटित हो रही हो, उनके साथ ऐसा कोई कार्य हो रहा हो, तो इस एक्ट को पढ़ के अपन समझ सकते हैं कि अपने क्या क्या अधिकार है, किस किस अधिकार के तहत अपन कार्रवाई कर सकते हैं, क्या क्या अधिकार है अपने को। तो अपन पढ़ेंगे धारा 3 जो स्पेसिफिक लैंगिक उत्पीड़न का निवारण। कोई भी किसी के साथ कोई लैंगिक उत्पीड़न करता है किसी वर्क प्लेस पे, तो उसका निवारण। फर्स्ट इसका कह रहा है किसी महिला के साथ कोई लैंगिक उत्पीड़न करने से रोकना, उसका कोई लैंगिक उत्पीड़न नहीं करना। धारा 3 अपन पढ़ेंगे लैंगिक उत्पीड़न का निवारण। इसका अब इसमें क्या है? किसी भी महिला का किसी कार्यस्थल पर लैंगिक
उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। मैंने बताया था किसी भी कार्यस्थल पर कोई लैंगिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा, है ना। उसके बाद है अन्य परिस्थितियों के साथ ही निम्नांकित परिस्थितियों को यदि लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य आचरण के संबंध में उत्पन्न होती है या विद्यमान है या उससे संबंधित है तो लैंगिक उत्पीड़न माना जाएगा। अब परिस्थितियां क्या क्या है, परिस्थितियां एक बार अपन समझेंगे कि परिस्थितियां क्या क्या परिस्थितियां, उसके नियोजन के अधिमानी व्यवहार के अंतर्निहित या स्पष्ट वचन देना। कोई भी नियोजन है उसका कोई व्यवहार, इस तरह का कोई व्यवहार है जो कोई निंदनीय व्यवहार है, गलत व्यवहार है, कोई छेड़छाड़, कोई लैंगिक उत्पीड़न जैसा व्यवहार है, तो उस व्यवहार को रोका जाएगा, उसका निवारण किया जाएगा। धारा 1 जो धारा 3 है, 3 की सब क्लोज 2 का 1 कह रहा है कि उसके नियोजन के अधिमानी व्यवहार के अंतर्निहित या स्पष्ट वचन के, सेकंड कह रहा है उसके नियोजन के अधिमानी व्यवहार के अंतर्निहित या धमकी देना, कोई ऐसी कोई धमकी देना। पहले तो कोई स्पष्ट वचन करना, कोई उसको कुछ ऐसा कहना, मतलब स्पष्ट वचन कहना मतलब उसको कोई लैंगिक उत्पीड़न जैसी कोई फबतियां कसना या कुछ स्पष्ट कुछ कहना, कोई शारीरिक संबंध के लिए कहना या कोई भी बात कहना। सेकंड चीज कह रहा है कि उसको कोई धमकी देना, उसको कोई ऐसी धमकी देना, मैं तुझे अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तुझे कार्यालय से निकाल दूंगा, मैं तेरी ACR खराब कर दूंगा, मैं तेरा रिकॉर्ड खराब कर दूंगा, तेरा सर्विस रिकॉर्ड खराब कर दूंगा, या इस तरह की कोई भी किसी भी प्रकार से उसको धमकी देना, है ना। थर्ड कह रहा है उसकी वर्तमान या भावी नियोजन की परिस्थितियों के बारे में अंतर्निहित या उसको स्पष्ट धमकी देना। कोई भी उसकी परिस्थितियां रही है, मान लीजिए कोई महिला है, उसकी कोई ऐसी परिस्थितियां रही है, कोई कुछ भी परिस्थितियां, उस परिस्थितियों के लिए उसे टॉर्चर करना, उसे धमकियां देना, ऐसा कोई भी कार्य करना, वो भी लैंगिक उत्पीड़न की धारा 3, जो लैंगिक उत्पीड़न निवारण की जो धारा 3 है, 3 की सब क्लोज 2 की 3 में लिखा हुआ है स्पष्ट तौर पे, ये अंतर्निहित या स्पष्ट धमकी देना। 4 कह रहा है उसके कार्य में हस्तक्षेप करना या उसके लिए अभित्रास समय या आपराधिक या शत्रुतापूर्ण, कोई भी शत्रुतापूर्ण कार्य या वातावरण सर्जित करना। आप अपन इसको देखेंगे, कोई भी ऐसा कोई कार्य है जो कोई विभाग है, मान लीजिए कोई स्कूल है, कोई स्कूल में एक ही सब्जेक्ट के 2 टीचर है, एक पुरुष है एक महिला है। अब मान लीजिए वो पुरुष है, उसके द्वारा उस महिला के साथ ऐसा कोई व्यवहार करना, ऐसा कोई कार्य करना, शत्रुतापूर्वक कोई कार्य करना या उसके कार्य में व्यवधान डालना। मान लीजिए उन्होंने दोनों ने कॉपियां चेक करने के लिए ली, उसकी कोई कॉपी लेके उसकी कॉपी में कोई गलत टिप्पणियां करना और कॉपी में लिखना, किसी को गलत नंबर देना कि उससे उसका शत्रुतापूर्ण व्यवहार अंकित हो रहा है कि उसने शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर रहा है, वो उसको कहीं ना कहीं नीचा दिखाने का कार्य कर रहा है, तो ऐसा कोई भी कार्य कर रहा है तो उसको लैंगिक उत्पीड़न की श्रेणी में ही रखा जाएगा, है ना। और 5वां कह रहा है उसके स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रभावित कर सकने वाले अपमानजनक आचरण, कोई भी ऐसा आचरण है, मान लीजिए कोई स्कूल है और कोई अन्य स्थान है या कोई पुलिस विभाग है, पुलिस विभाग में मान लीजिए कोई पहरा की कोई महिला है, उसको पहरेदारी की ड्यूटी पे लगा दिया और उसको भरी दोपहरी में ड्यूटी लगा दी और उसकी रेगुलरिटी के साथ ड्यूटियां लगाए जा रहे हैं, जबकि राज्य सरकार के जो नियम है उसमें 8 घंटे का कार्य, पर या कोई स्कूल है, स्कूल में किसी महिला है, उसकी रेगुलरिटी के साथ रेगुलर उसको ड्यूटी लगाना, उसे किसी प्रकार का कोई रेस्ट नहीं देना, उसको परेशान करने की नीयत से करना, तो ऐसा कोई भी जो भी कार्य है वो लैंगिक उत्पीड़न की श्रेणी में आएगा। और उसके तहत ये जो भी कार्य होगा, इसके तहत धारा 3 में अभी जो अपन ने पढ़ा लैंगिक उत्पीड़न का निवारण, इसका अगर ऐसा कोई कार्य करता है तो उसका परिवाद कब करेंगे, उसका परिवाद करेंगे धारा 9 के तहत। अब अपन धारा 4 पढ़ेंगे। धारा 4 कह रही है समितियां, विशाखा गाइडलाइंस ने भी तय की थी समितियां कि 2 प्रकार की समितियां का गठन होगा। 2 प्रकार की समितियां कौन कौन सी होगी, एक होगी आंतरिक समिति और दूसरी होगी स्थानीय समिति। अब अपन एक बार आंतरिक समिति और स्थानीय समिति को भी समझ लेंगे। आंतरिक समिति वो होगी जिसमें किसी कार्यस्थल पर, कोई संस्था पर, कोई भी जगह जहां 10 से अधिक व्यक्ति कोई काम कर रहे हैं या 10 वर्कर से अधिक कोई वर्कर काम कर रहे हैं, तो वहां पे आंतरिक समिति का गठन होगा। और आंतरिक समिति का जो गठन होगा, वहां का जो नियोजित है वह किसी
एक ऐसी समिति का गठन करेगा जिसको आंतरिक समिति कहा जाएगा। वह आंतरिक समिति किसी भी महिला के साथ कोई भी दुर्व्यवहार, कोई महिला के साथ लैंगिक उत्पीड़न, उसके परिवार की सुनवाई करेगी। उस आंतरिक समिति में कौन कौन होगा? उस आंतरिक समिति में उस वर्क प्लेस पे काम करने वाली सबसे वरिष्ठ जो महिला है वो उसकी अध्यक्ष होगी, चाहे से वो नियोजित ही क्यों ना हो, वो उसकी अध्यक्ष होगी। और उसके अलावा ऐसी और महिलाएं, जो ऐसी 2 महिलाएं और होगी जो उस वर्क प्लेस पे काम कर रही है, जिन्हें लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित कोई ज्ञान हो, कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो, उसे भी उसमें लिया जाएगा, उसको भी उस समिति के अंदर रखा जाएगा। वह जो समिति होगी वह जो धारा 9 के तहत जो परिवाद है उस परिवाद की आंतरिक तौर पे सुनवाई करेगी, है ना, इसको आंतरिक समिति कहा है। और जो दूसरी समिति है वो है स्थानीय परिवाद समिति। स्थानीय परिवाद समिति कौन है? स्थानीय परिवाद समिति वो है, कोई भी वर्क प्लेस है जहां पे 10 से कम व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, तो वहां पे ऐसी कोई समिति का गठन तो किया जा नहीं सकता, कोई समिति का गठन, तो वहां क्या होगा? एक स्थानीय परिवाद समिति होगी। स्थानीय परिवाद समिति का गठन कौन करेगा? स्थानीय परिवाद समिति का गठन जिला कलेक्टर के द्वारा किया जाएगा। जिला कलेक्टर के द्वारा समुचित आधार पे, उसको लगता है कि मुझे जो कोई ब्लॉक के आधार पे, किसी एरिया के क्षेत्राधिकार के आधार पे पहले तो एक कमेटी का गठन करेंगे। उस कमेटी में कोई भी ऐसी महिला होगी जो कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो, उस महिला को उस समिति में रखा जाएगा। एक ऐसे व्यक्ति को रखा जाएगा जो विधि का ज्ञान रखता हो, उसे भी स्थानीय परिवाद समिति में रखा जाएगा। उसके अलावा 2 SC ST वर्ग की महिलाओं को रखा जाएगा। उसके अलावा कोई भी ऐसे वर्क प्लेस पे कोई सामाजिक कार्य, कोई संस्था है, उसको उस समिति के साथ जोड़ा जाएगा। और उस समिति का कार्य रहेगा, किसी भी वर्क प्लेस पे कोई भी ऐसी कोई घटना घटित हो रही है तो उस घटना घटित होने पर वह समिति अपने आधार पर, क्षेत्राधिकार, ब्लॉक के आधार पर एक एक अधिकारी नियुक्त करेगी। उन अधिकारियों के द्वारा जो भी कोई घटना घटित होती है किसी वर्क प्लेस पे या किसी भी जगह, कोई कार्यस्थल पे, तो जो भी किसी महिला के साथ घटना घटित हुई वह महिला उस व्यक्ति को शिकायत करेगी। वह व्यक्ति 7 दिवस के भीतर भीतर उस स्थानीय परिवाद समिति तक उस शिकायत को पहुंचाएगा और वह स्थानीय समिति अगले 10 दिवस के भीतर भीतर उस परिवाद पर सुनवाई करेगी। अब अपन देख लेते हैं आंतरिक समिति क्या है। धारा 4, समितियां 2 प्रकार की होती है। आंतरिक परिवाद समिति। आंतरिक परिवाद समिति क्या है? ये देखिए, आंतरिक परिवाद समिति किसी कार्यस्थल का प्रत्येक नियोजक लिखित आदेश के द्वारा आंतरिक परिवाद समिति नामक एक समिति का गठन करेगा। लिखित तौर पे एक आदेश निकालेगा, आदेश निकालने पर ही उस समिति का गठन करेगा। एक पीठासीन अधिकारी जो कर्मचारियों के कार्यस्थल से, हमने आपको बताया था, वरिष्ठ, कोई भी वरिष्ठ स्तर का, जो कोई बड़ा है, वरिष्ठ स्तर की नियोजित महिलाएं होगी, कोई भी वरिष्ठ स्तर की, जो उनमें सबसे सीनियर है वो वहां की महिला उसकी अध्यक्ष होगी, पीठासीन अधिकारी होगी, वो उस परिवाद को सुनेगी। इसके अलावा क्या है, कर्मचारियों में से 2 अन्य ऐसे सदस्य होंगे महिलाएं की समस्याओं के प्रति जागरूक, कोई भी ऐसी सामाजिक जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति जागरूक रहेंगे, जो महिलाओं की समस्या को सुन सके, जागरूकता, जो कार्य कर सके, जो उन्हें परिवाद या कार्य करने के लिए बता सके, उन्हें बताया गया है। कोई व्यक्ति जो लैंगिक उत्पीड़न से संबंध मुद्दे से परिचित हो, मैंने क्या बताया था, ऐसा व्यक्ति जो लैंगिक से संबंधित, उत्पीड़न से संबंधित कोई भी मुद्दा है, कोई भी घटना घटित होती है, उस मुद्दे से परिचित हो कि क्या क्या कार्य कर सकते हैं, कैसे कैसे उस पे परिवाद पे शिकायत कर सकते हैं, कैसे परिवाद बनाया जा सकता है उस परिवाद के हिसाब से, या गैर सरकारी संगठनों या संघों, जितने भी गैर सरकारी संगठन है संघों, उनको वहां पे इस समिति का गठन किया जाएगा। क्योंकि कोई गैर सरकारी जो कोई संगठन है या कुछ भी है, कोई कंपनी है, वहां पे 10 से अधिक अगर वर्कर है तो वहां पे इस तरह की 10 से ज्यादा जैसे ही हैं उनको यहाँ पे इस आंतरिक समिति का गठन करना जरूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मैं आपको बता देता हूं,
जो भी कोई वीडियो देख रहा है और वो किसी कार्यस्थल पर काम कर रहा है जहां 10 से अधिक व्यक्ति काम कर रहे हैं या महिलाएं पुरुष है, तो वहां ये तय कर ले कि वहां आंतरिक समिति का गठन हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ है तो उसकी आंतरिक समिति का गठन करवा सकते हैं, जिससे कोई भी महिला उसका वर्क प्लेस पे शोषण होने से रोक सके। फिर सेकंड जो है स्थानीय परिवाद समिति। स्थानीय परिवाद समिति हमने बताया था कि कहीं भी 10 से कम जो कोई वर्कर है वहां पे स्थानीय परिवाद समिति का गठन होगा, वह जिला कलेक्टर के द्वारा की जाएगी। जिला कलेक्टर उस स्थानीय समिति का गठन करेगा। एक चीज और मैं अब यहाँ पे बता दूं, आंतरिक जो समिति थी, आंतरिक समिति में अपने को ऐसा लगता है कि आंतरिक समिति, मान लो कोई आंतरिक समिति का जो पदाधिकारी जो गठन किया और किसी महिला ने शिकायत की, उसको वहां लगता है कि यार मेरी अच्छे से सुनवाई नहीं हुई, यहाँ इसका अधिकार, मेरे अधिकारों के खिलाफ सुनवाई, तो वह स्थानीय समिति पे इसकी अपील भी कर सकती है, उसको स्थानीय समिति को अपील कर सकती है। स्थानीय समिति पे सरकारी जिला कलेक्टर के अधीन होगी वो स्थानीय समिति। अपन पढ़ते हैं स्थानीय समिति क्या है। स्थानीय परिवाद समिति से तात्पर्य है प्रत्येक जिला अधिकारी संबंधित जिले में ऐसे स्थानों में जहां 10 से कम कर्मचारी, हमने बताया था 10 से कम कर्मचारी के होने के कारण, जहां 10 से कम कर्मचारी के होने के कारण आंतरिक परिवाद समिति का गठन नहीं हो पाया है। किसका गठन नहीं हो पाया है? आंतरिक परिवाद समिति का गठन नहीं हो पाया है। परिवाद स्वयं नियोजक के विरुद्ध है। स्वयं नियोजक के विरुद्ध मतलब मान लो आंतरिक समिति का गठन नहीं हुआ और जो उस संगठन को चला रहा है, जो संस्था को चला रहा है, उसके खुद के खिलाफ ही है, तो उसके खुद के खिलाफ तो कार्रवाई करेगा नहीं। या मान ले जैसे अभी कृष्णा एकेडमी पे हम पढ़ा रहे हैं, कृष्णा एकेडमी पे अगर हम खुद यहाँ के ऑनर है और हमारे खुद के खिलाफ ही कोई परिवाद आ रहा है तो हम उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो वहां पे कौन है? वहां आंतरिक जो स्थानीय परिवाद समिति है उसके द्वारा कार्रवाई की जाएगी, वो वहां शिकायत कर सकता है। तो वहां लैंगिक उत्पीड़न के परिवाद का ग्रहण करने के लिए स्थानीय परिवाद नामक एक समिति का गठन करेगा। स्थानीय परिवाद समिति को किसी जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट मतलब कलेक्टर या अपर जिला मजिस्ट्रेट, एडिशनल कलेक्टर, उप कलेक्टर या इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग कर एक अधिसूचना जारी करेगा। कोई भी अधिसूचना जारी करेगा, उस अधिसूचना जारी कर उस समिति का गठन करेगा। उसके अलावा जिला अधिकारी ग्रामीण या जनजातीय क्षेत्रों में, मैंने बताया था कोई ब्लॉक, नगर निगम या कोई पार्षद, कोई भी ऐसा क्षेत्र है वहां पे उस परिवाद समिति का एक कोई भी अधिकारी नियुक्त करेगा। तो ये पालिका करने के लिए एक अधिकारी होगा। वह अधिकारी मैंने बताया था 7 दिवस के भीतर, 7 दिवस के भीतर कोई भी परिवाद आता है तो स्थानीय परिवाद समिति को भेजने के लिए अधिकृत है। 7 दिवस के अगर भीतर वो नहीं भेजता, उससे लेट भेजता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उसके खिलाफ भी इस अधिनियम, इस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अधिकारित का विस्तार जिले के उन क्षेत्रों पर होगा जहां पर गठित की गई है। जहां पे भी ये समितियां गठित की गई है उसमें संपूर्ण जिले में इसका विस्तार होगा। संपूर्ण जिले में अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। जिले में जैसे मान लीजिए अजमेर नगर निगम की 60 वार्ड है, 60 वार्ड में से हर वार्ड स्तर पे कर दिया, या अजमेर जिले के हर ब्लॉक स्तर पे कर दिया, हर पंचायत समिति पे कर दिया, कोई भी एक अधिकारी नियुक्त कर दिया। उस अधिकारी का कार्य है कि अगर उस अधिकारी के पास कोई भी ऐसा परिवाद आता है तो 7 दिवस के भीतर वो स्थानीय समिति को उस परिवाद को भेजेगा। ये देखिए धारा 5, एक बार आप स्पेसिफिक देखिए धारा 5। धारा 5 कह रही है जिला अधिकारी की अधिसूचना, जिला अधिकारी द्वारा अधिसूचना जारी की जाएगी। मैंने बताया था अधिसूचना जारी करके इस समिति का गठन करेंगे। समुचित सरकार किसी जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर या उप कलेक्टर को इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग या कृत्यों का निर्वहन करने का आदेश देती है। वह कहती है कि आप इस, जब विशाखा गाइडलाइंस तैयार की गई तो इस गाइडलाइंस में यह भी तय किया गया कि जिला कलेक्टर, उप जिला कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, इनको ये अधिकार दिया जाए कि कोई भी ऐसा कृत्य हो रहा है तो वह उस पर तुरंत प्रभाव से उस पर
प्रत्येक जिले में जिला अधिकारी को रूप में अधिसूचित कर सके, वो उसका गठन कर सके। अभी जैसे अपन ने जो धारा 4 थी, धारा 4 की स्थानीय समिति में अपन ने पढ़ा था कि एक अधिकारी का गठन, तो वो किस तहत करेगा, वो धारा 5 के तहत किसी भी एक अधिकारी का नियुक्त करेगा, किसी भी एक अधिकारी की नियुक्ति करेगा। धारा 6 कह रही है स्थानीय परिवाद समिति का गठन और उसकी अधिकारिता। स्थानीय परिवाद समिति का गठन है ना, स्थानीय परिवाद समिति का गठन अभी अपन ने पढ़ा था। स्थानीय परिवाद समिति का गठन क्या है, ऐसे स्थापनाओं में उत्पीड़न के परिवाद प्राप्त करने के लिए जहां 10 से कम कर्मकारों, अपन ने देख लिया था जहां 10 से भी कम कर्मकार काम कर रहे हैं, है ना, वहां होने के कारण 10 कर्मकारों के होने के कारण आंतरिक परिवाद समिति गठित नहीं की गई है, या यदि परिवाद नियोजक के विरुद्ध है तो प्रत्येक जिला अधिकारी संबंधित जिले में स्थानीय परिवाद समिति नामक एक समिति का गठन करेगा। क्या करेगा, परिवार स्थानीय कोई भी ये समिति का एक समिति का गठन करेगा। समिति का गठन कौन करेगा, स्थानीय परिवार समिति का गठन कहाँ होगा, ये यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि स्थानीय परिवार समिति का गठन वहां होगा जहाँ 10 से कम कर्मकार, 10 से कम कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, वहां उसका गठन होगा। और स्थानीय समिति का दूसरा गठन करने का कारण किसी नियोजक के विरुद्ध, खुद के विरुद्ध कोई परिवाद है, उसके खुद के विरुद्ध कोई कार्य है, तो उसका कार्य उसके लिए कहाँ होगा, उसके लिए इस एक्ट के स्थानीय समिति ही उस परिवाद की सुनवाई करेगी। जिला अधिकारी परिवाद प्राप्त करने के लिए उन्हें 7 दिन की अवधि, ये 7 दिन अभी अपन ने पहले भी पढ़ा था कि 7 दिवस की अवधि के अंदर अंदर स्थानीय परिवाद से अग्रेषित करेगा। जो अपन ने स्थानीय समिति का पहले पढ़ा था कि 7 डेज के भीतर भीतर करेगा, और 7 डेज के भीतर 10 डेज के अंदर अंदर उसको स्थानीय समिति उस परिवाद को सुन के उस पर जांच के लिए उसको भेज देगी, जांच के लिए उसे करेगी। जांच के लिए कहां भेजेगी, कैसे भेजेगी, उसके लिए जांच के लिए परिवाद, जो धारा 11 अपन पढ़ेंगे, धारा 11 में पढ़ेंगे, परिवाद की जांच करेगी। धारा 12 में जांच लंबित होने पर उस पर कार्रवाई करेगी, ये अपन अभी आगे पढ़ेंगे। अब धारा 7 के लिए स्थानीय परिवाद समिति की संरचना। स्थानीय परिवाद समिति की संरचना क्या होगी, स्थानीय परिवाद समिति की जो संरचना होगी, अभी मैंने स्पेसिफिक आपको पहले बता दिया था, उसकी जो संरचना होगी उसमें कोई भी एक अधिकारी होगा, एक समिति गठित होगी, उस समिति में 2 कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता होंगे जो कोई उस मुद्दे को समझ सके, 2 SC ST वर्ग की महिलाएं होगी, एक विधि के ज्ञान जिसको होगा वो अधिकारी होगा। तो अपन देख लेते हैं अध्यक्ष को सामाजिक कार्य, ये देखिए अध्यक्ष का सामाजिक कार्य के क्षेत्र में प्रख्यात और महिलाओं के समस्याओं के प्रति प्रतिबंधित कोई भी जागरूक है, महिलाओं से उसके नाम निर्दिष्ट किया गया जाएगा, और कोई भी ब्लॉक या किसी प्रकार से नगर पालिका। इसके अलावा 2 सदस्य, 2 कौन से सदस्य हैं, 2 सदस्य जिनमें कम से कम एक सदस्य महिला होगी, जो महिलाओं की समस्या को प्रतिबंधित, उसको महिलाओं की समस्या को सुनने का उस पे पास, या सरकारी या गैर सरकारी संगठन में उसने कोई कार्य किया हो, कोई संस्था में कोई NGO में कहीं कार्य किया हो, कोई सामाजिक NGO में रही हो, उस महिला को उसमें रखा जाएगा। 2 महिलाओं में से एक महिला वो होनी चाहिए कम से कम जिसने कोई सामाजिक या किसी संगठन में, किसी संगम या कोई भी NGO उसमें कार्य किया हो, लैंगिक उत्पीड़न संबंधी मुद्दों पर परिचित हो, कोई भी मुद्दों से परिचित हो, परंतु कम से कम एक नाम निर्देशित के पास अधिमानी रूप से विधि की पृष्ठभूमि, मैंने क्या कहा था, एक जो कोई नाम होगा वो विधि का ज्ञान, विधि की पृष्ठभूमि से होगा, कोई लॉयर होगा, कोई किसी प्रकार से कोई एक विधिक का कोर्स, कोई लॉयर होगा, उस लॉयर को इसमें एक वो व्यक्ति होना अनिवार्य है, क्योंकि उसे विधि का ज्ञान होना, इस समिति के लिए एक ऐसा व्यक्ति जिसको विधि का ज्ञान होना अनिवार्य है, उसको भी समिति में रखा जाएगा। तो एक क्वेश्चन बनता है कि स्थानीय समिति में कौन से व्यक्ति को, कौन कौन से व्यक्तियों को रखा जाएगा। तो एक अपन लास्ट जो पढ़ लेते हैं, ये SC ST वर्ग मैंने बताया था, परंतु कम से कम एक नाम निर्देशित, कोई भी एक SC ST वर्ग की, SC ST कोई भी ST SC वर्ग की कोई भी एक महिला, कोई भी एक व्यक्ति होगी, है ना, उसको भी इसमें रखा जाएगा। और जिले की सामाजिक कल्याण की कोई संस्था है उसको इसके अंदर जोड़ा जाएगा, उनको भी इस समिति के अंदर जोड़ा जाएगा, उनको रखा जाएगा इस समिति के अंदर।
स्थानीय समिति का अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य की नियुक्ति, जब उसकी नियुक्ति की जाएगी, नियुक्ति के 3 वर्ष के लिए उनका कार्यकाल होगा, 3 वर्ष का उनका कार्यकाल होगा। 3 वर्ष के कार्यकाल में उनको फिर चेंज किया जाएगा या उन्हें कार्यकाल बढ़ाया जाएगा, पर जो पहला कार्यकाल होगा 3 वर्ष का कार्यकाल होगा। और अगर यदि उस 3 वर्ष के कार्यकाल में कोई ऐसा पता चलता है, किसी जांच में विचारण में कोई दोषी पाया जाता है, तो उसको धारा 16 के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। उस पे जो है, उस महिला पे जो भी ऐसा कोई कार्य कर रही है जांच के दौरान, किसी का मान लो कोई प्रत्यर्थी है, कोई अपराधी है, उसका साथ दे रही है या उसके विचारण में किसी महिला के विरुद्ध उसका विचारण कर रही है, जबकि उस विचारण में कोई गलती नहीं है, फिर भी उसकी गलतियां कर रही है, तो ऐसी कोई भी देशपूर्ण कार्य कर रहा है, तो ऐसा कोई कार्य करने पर उस पर भी कार्रवाई की जा सकती है। जहां स्थानीय परिवार समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य धारा 16 मैंने बताया था, धारा 16 की उपधारा का उल्लंघन करता है तो किसी अपराध के सिद्ध दोष ठहराया गया है या तत्सम पर्वत किसी विधि के अधीन किसी अपराध के बारे में उसके विरुद्ध कोई जांच लंबित है, कोई जांच लंबित है, मान लीजिए कोई ऐसा अपराधी है, कोई उस कमेटी में कोई, जो अपन ने स्थानीय समिति बनाई, स्थानीय समिति में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके खुद के खिलाफ ही कोई कार्रवाई चल रही है, उसके खुद के खिलाफ कोई परिवाद आया हुआ, तो उसको तुरंत प्रभाव से वहां से रिमूव किया जाएगा, तुरंत प्रभाव से उसको वहां से हटाया जाएगा। उसके ऊपर अनुशासनिक कार्रवाई का दोषी है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, उसको तुरंत प्रभाव से हटाया जाएगा। तो यह है धारा 7। धारा 8 कह रही है स्पेसिफिक तौर पर अनुदान और संपरीक्षा। कोई भी जो स्थानीय समिति का व्यक्ति है वो कोई जांच कर रहा है, जांच करने के दौरान वो कहीं, जैसे मान लीजिए कोई घटना है जयपुर की या कोई घटना अजमेर की है और वो महिला जो कोई घटना हुई उस घटना के कारण वो अपने घर जयपुर चली गई, उसका घर जयपुर था, तो वो व्यक्ति उसके बयान लेने या उससे पूछताछ करने जयपुर जाता है, तो संबंधित धारा 7 के अनुसार उस महिला को जो भी कोई अधिकारी वहां जांच के लिए जा रहा है उसको जो कोई भी भत्ता है वो भत्ते, अनुदान और संपरीक्षा, जो कोई उसकी परीक्षा की जैसा जैसा उसे बताया उस अकॉर्डिंग उसको किसी चीज की जरूरत है तो उसको सेम वैसी जरूरत पूर्ण किया जाएगा। उसके लिए एक अलग से कोई भी प्लेस बनाया जाएगा, उसको कोई कागज की जरूरत है उसको कागज दिए जाएंगे, जो उसे जरूरत है उस कागज उसको धारा 8 के तहत उसको सारी सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। तो धारा 8 स्पेसिफिक कह रही है अनुदान और संपरीक्षा। केंद्रीय सरकार द्वारा संसद द्वारा इस अधिनियम में विधि के द्वारा किए गए सम्यक वियोग के पश्चात राज्य सरकार द्वारा धारा 7 की उपधारा 4 के अधीन फीसों और भत्तों, ये देखो स्पेसिफिक है, भत्तों के संदाय के लिए उपयोग किए जाने के लिए ऐसी धनराशियों का अनुदान दे सकेगी जो केंद्रीय सरकार ठीक समझे। जो भी केंद्रीय सरकार ठीक समझेगी वो उन्हें पैसा और भत्ता दिया जाएगा। ऐसा कोई भी, मान लीजिए कोई स्थानीय समिति में, तो उसका पैसा तो लग ही रहा है, तो पैसा अपने जेब से तो लगाएगा ही नहीं। अगर उसको कोई स्थानीय समिति में, कोई गवर्नमेंट की कोई समिति में गठन उसको रखा है तो नॉर्मली गवर्नमेंट उसे पैसा, तो गवर्नमेंट उसे क्या अनुदान क्या देगी, तो स्पेसिफिक उसको गवर्नमेंट क्या देगी, जो केंद्रीय सरकार तय करेगी वो अनुदान देगी। धारा 7 के सब क्लोज 4 में जो भी तय किया है उसके अकॉर्डिंग देगी। अब अपन ने पढ़ा अब तक अनुदान संपरीक्षा। अब अपन जो नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, नेक्स्ट स्पेसिफिक तौर पे धारा 9 है लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद। ये अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में लैंगिक उत्पीड़न के परिवाद पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।